हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लिम्स हब पर। आज 20 अगस्त सीटेट का पेपर हो चुका है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंडक्ट हो चुके हैं। अब की बार ऑफलाइन मोड पर पेपर कंडक्ट हुआ है, इसलिए ऑफलाइन हुआ है अब की बार पेपर ऑफलाइन। ठीक है, तो उसकी आंसर की को लेकर ये अपडेट रहा है कि हम लोग उसकी आंसर की को लेके आए हैं। जिसको फटाफट मतलब देखना है, जिसको शॉर्ट एंड स्वीट देखना है, उसके लिए हम लोग आंसर की लेके आए हैं। हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इसके आंसर की। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे हैं। जो पेपर 1 होता है फर्स्ट टू 5th के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए जो होता है उसकी हम लोग आंसर की करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो आता है वो CDP का आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी ये जो पेपर है ये बी शिफ्ट है, मतलब बी सीरीज़ का पेपर है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन और ऑप्शंस को देख के मिलाएं, क्योंकि सभी सीरीज़ों में पेपर में क्वेश्चंस ऊपर नीचे आए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प पर चयन करना है। मतलब अपन को राइट कथन देखना है कि सबसे राइट कौन सा है। कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों को एक तो कथन देगा और एक रीज़न देगा। आपको कथन को पढ़ना है और रीज़न को बताना है कि दोनों ये कथन सही है और ये रीज़न भी सही है और ये दोनों इसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों से हम लोगों को उसको अवगत कराएंगे। तो ये इसका जो कथन है और इसका जो कारण है, विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं और वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ठीक है, कन्वर्जेशन करेंगे रेफरेंसेस के बीच में ये दोनों। तो इसमें जो आंसर है वो है 4th ऑप्शन, दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है। तो प्राथमिक लक्ष्य जो होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग का रहता है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। क्योंकि हम लोग क्या है ना, इसमें कभी कंपटीशन की नहीं रटाएंगे नहीं। ठीक है, और हम लोग याद नहीं कराएंगे। हमेशा याद रखना क्वेश्चन वो सही करते हैं मतलब जिसमें बच्चा एक्टिव है, बच्चे का क्रिटिकल एक्टिव है और बच्चा एक्टिव होगा ना, वही क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सही होगा इसमें। तो इसका आंसर जो होगा वो हो गया फर्स्ट ऑप्शन, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, यानी क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसका रहेगा। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका जो आंसर है कौन सा है, इसका 3rd ऑप्शन रहेगा सही। चूँकि इसको विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, ये इसका रहेगा सही। 4th क्वेश्चन जो है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, ठीक है, हमेशा याद रखना तर्कसंगत से अनुभव मतलब एम्पायरल से रेशनल चाहिए होता है। ठीक है, दूसरा जो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा जो है जटिल से सरल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरा सामान्य से विशिष्ट, जनरल से स्पेसिफिक क्रिया करता है। और एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं होता है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाता है बच्चा। तो इसमें 3rd ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। 5th क्वेश्चन जो रहेगा, कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो गैर प्रसंगीकरण रहेगा। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ नहीं है पर फर्स्ट ऑप्शन में राइट रहेगा। 6ठा जो है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है। ठीक है, हम लोग समस्या समाधान को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका जो प्रभावी तरीका है, मतलब ये चारों तरीके सही है या नहीं है वो नहीं, और सबसे बेस्ट मेथड जो रहेगा वो कौन सा रहेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना चाहिए। हम लोग उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो खुद करे, खुद अंदर अनुमान लगाए। तो हमेशा इसमें बच्चा एक्टिव है। ठीक है, समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध करा दें। अगर खुद ही हम लोग दे देंगे तो वो क्या करेगा। स्वतंत्र चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए नहीं, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। ठीक है, बचना नहीं है, भिड़ना है। हम लोग को उससे कठिन समस्याओं से बच जाएगा तो क्या मतलब रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। 7वां क्वेश्चन जो है, 7th क्वेश्चन, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। जो अनुभवात्मक है वो मैंने अभी बताया था, क्रिटिकल जो होता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, उस पर बल देता है। तो इसका जो आंसर रहेगा आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर यह बल देता है। 8th क्वेश्चन जो है, 8th क्वेश्चन, तो शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका रीज़न क्या दिया, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, सब लोग अपने आप से सीख सकते हैं, सीखने के लिए मतलब इंटेंशनली मोटिवेट होते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए और आर, जो दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आज ये 9th क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की जो है उसके अनुसार बच्चों के संक्रमण
योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो पीयर जो मतलब आप लोग जो सहपाठी वाला जो करते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, सहकर्मी सहयोग जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं पीयर कोलैबोरेशन। ठीक है, इसका जो सही आंसर रहेगा सहकर्मी सहयोग रहेगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो आंतरिक प्राइवेट टॉक जो करता है बच्चा, वो क्यों करता है? तो बच्चों आप ये प्राइवेट टॉक जो करता है वो इसलिए करता है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। क्या है आंतरिक टॉक? खुद अपनी सोच को नियंत्रित करने का क्या है, एक तरीका है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे में उसकी सोच की विशेषता क्या है? ठीक है, जीववादी चिंतन है, एनिमिस्टिक थिंकिंग है। इसका मतलब है कि उसको जो लगता है कि वो जीवित है, जैसे उससे बोलता है सूरज जो अपन को धूप देता है तो वो जीवित है। ऐसे कोई जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जीववादी चिंतन होता है जिसमें बच्चा उसको जीवित मानता है। 4 वर्ष में शिशुअवस्था की बात हो रही है। शिशुअवस्था में सामाजिकरण की भूमिका क्या होती है? सामाजिकरण शिशुअवस्था में हम जो होता है वो घर होता है, घर जो होता है वो हमेशा प्राथमिक होता है। ठीक है, और प्रारंभिक वाली अवस्था में सामाजिकरण जो होती है वो माध्यमिक होता है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होने वाला कोई हर बार ये रिपीट होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी इसका होता है, प्राथमिक और माध्यमिक। 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन जो है वो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास इसके अनुसार क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होएगा वो ये रहेगा, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को मतलब फैसिलिटेट करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए। अच्छे तरीके मतलब गुड बॉय और गुड गर्ल वाली जो कंडीशन है वो किसमें होनी चाहिए? वो कन्वेंशनल स्तर होता है, पारंपरिक स्तर पे होता है। ठीक है, और स्टेज लेवल पूछा है पारंपरिक स्तर। ठीक है, और वो स्टेज पूछ लेता तो स्टेज होती है 3rd स्टेज होती है इसकी। ठीक है, गुड बॉय और गुड गर्ल जिसमें बच्चा ये मानता है। 15th क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको दे रखा है अभिकथन और एक रीज़न दे रखा है। ठीक है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकार जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक होता है। ठीक है, जो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे 16 क्वेश्चन के लिए, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन के लिए हमेशा मैंने आपको बताया था कि फीडबैक जो देगा, फीडबैक वाला ऑप्शन सबसे सही रहेगा। फीडबैक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ठीक है, जिसका उपयोग जिनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। फीडबैक अगर आपको मिलता रहेगा तो उसके लिए रहता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो रहेगा वो 2 नंबर रहेगा, 2 ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट आगे चलेंगे 17 क्वेश्चन पे, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं? ठीक है गाइस, इसमें सुनना, इसमें 2 ऑप्शन जा रहे हैं, 3 वर्ष भी हो सकता है और 7 वर्ष भी हो सकता है, क्योंकि 3 से 7 वर्ष की उम्र होती है। तो इसमें अभी 7 वर्ष माना है मैंने। ठीक है, जो भी उसका आंसर आएगा 3 या 7 वर्ष हो सकता है इसका आंसर। 18th क्वेश्चन जो है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की थी। ठीक है, इसने क्या दिया था? तो इसने नारीवादी दृष्टिकोण से इसने दिया था कैरल गिलिगन ने। ये इसकी स्टूडेंट भी रही हुई थी कोहलबर्ग की। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है, 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम हर बार रिपीट होता है, सेंट्रलाइजेशन वाला जो सेंट्रेशन जो होता है। ठीक है, केंद्रीयकरण इसका आंसर रहता है, प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो 19वें का जो सही आंसर होगा वो 4th रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, प्रतिभावान बच्चे जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। ठीक है, पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है वो हमेशा एक्सेलरेशन होता है, त्वरण गतिवर्धन जो होगा वो इसका सही आंसर रहेगा 2 नंबर। ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या है? तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है? तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, वो इसके लिए डिस्ग्राफिया एक डिसऑर्डर है। ठीक है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हुई है, कि दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि उन्हें क्या क्या चाहिए? तो याद रखना, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल सही बात है। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अपने स्वयं के अतिरिक्त पूरा अपने खुद को जांचना बिल्कुल ज़रूरी बात है। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, बाधा वर्ड कहीं भी आ जाए उसको हमेशा गलत करना है। टैग वर्ड से आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 1, 2, 3 होगा, 4th नहीं होगा। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शनार्थी के पास
मूर्ति एक प्रकार की बुद्धि है, और मूर्ति के पार्ट्स, मूर्तिकार के पार्ट्स। मूर्तिकार किस में आता है आपको पता है, स्पेक्टिकल में आता है, ठीक है। और स्पेक्टिकल जो होगा वो स्पेक्टिकल जो होगा वो दिव्यस्थान होता है, अंतर्व्यक्ति नहीं होता है, दिव्यस्थान होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 नंबर होगा, 4th नंबर नहीं होगा, 2 नंबर होगा, क्योंकि दिव्यस्थान पीछे वो आ रहा है, मूर्तिकार लास्ट में आ रहा है, तो वो 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। 23 का याद रखना, कौन सा आंसर होगा, 2 नंबर का जो आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग चलेंगे 4th, ठीक है। 24 जो है उसमें क्या है, शालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। शालीनता वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके विषय ऑटिज्म जो होता है उसके लिए कौन सी होती है, तो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार की जो होती है वो ऑटिज्म की विशेषता होती है, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही रहेगा। कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल कौन सी है, ग्रॉस मोटर में मतलब हमारा पूरे शरीर की सभी चीज़ें यूज़ आनी चाहिए, वो इसमें पूछा गया था। तो ठीक है, कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा काटते हैं हम लोग, खाली अंगुली और उसका ही काम लेंगे। व्रत रेखा काटेंगे उसमें भी काम लेंगे। बुनाई में आप लोग उंगली और खाली एक अंगूठे का काम लेंगे। तैरना में आप लोग पूरी शरीर का यूज़ करेंगे, इसलिए तैरना जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, स्थूल गतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक वृद्धि विकास, ठीक है। भौतिक वृद्धि विकास, वृद्धि और विकास के लिए कौन सा रहेगा, 1000 बार बता देते हैं। समीपस्थ और शिष्टगामी मतलब प्रॉक्सिमल डिस्टल और सेफ्लोवर्टिकल। टॉप टू डाउन, हेड टू टो होता है, और केंद्र से बाहर की होता है, इनर टू आउटर के लिए होता है। 2 नंबर ऑप्शन रहेगा समीपस्थ और शिष्टगामी के लिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो रहती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है, स्थिर का मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट बिल्कुल रुक गई है, रुकी नहीं है, मतलब चल रही है पर बहुत स्लो है, मतलब यूँ है कि कॉन्स्टेंटली लेवल पे है, ठीक है। और आप लोग इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। तार्किक जो होता है, लॉजिकल जो होता है, लॉजिकल प्रारंभिक बाल्यावस्था में नहीं होता है, वो मध्य बाल्यावस्था में होता है, तो लॉजिकल, ठीक है। तो 4th ऑप्शन जो है वो उसमें सही रहेगा, स्थिर है, ठीक है। और कुछ हद तक वो आत्मकेंद्रित ईगोसेंट्रिज्म रखता है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में थोड़ी सी जो वृद्धि होती है वो स्लो हो जाती है, और वो लॉजिकल थिंकिंग को रखना स्टार्ट कर देता है। कौन सी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब अपनी सोच पे विचार करना है, मतलब वो कुछ भी सोच के लिखेगा, ठीक है। अब क्रिया की परिभाषा क्या है, मैंने उसको पढ़ा दी तो वो रट लेगा, नहीं, इसका आंसर ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। वाक्य में संज्ञा क्रिया के भी संबंध नहीं, आप क्रिया को वर्तमान काल में रखेंगे, नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1st नंबर। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे है, वो उसमें बहुत कुछ लिख सकता है, उसमें बहुत कुछ अपने मन से भी लिखेगा, वो मन की जो क्रिया है उसी बारे में आपने को पूछा है, अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो आंसर 28 का जो आंसर रहेगा वो 1st नंबर रहेगा, 1st नंबर इसका सही रहेगा। 29 क्वेश्चन जो है, कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण है, ठीक है। मतलब वो बोल रहा है कि इंटरनल, वो अगर फेल हुआ उसका इंटरनल फेलियर कौन सा है, इंटरनल एट्रीब्यूशन कौन सा है, तो वो इंटरनल एट्रीब्यूशन पूछ रहा है। अब पहला ऑप्शन जो है, मैं परीक्षा में फेल हो गया, मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका देते, नहीं, इंटरनल हुआ क्या, नहीं। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले, नहीं। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर था, नहीं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, ये इंटरनल एट्रीब्यूशन है। इसका जो आंसर रहेगा वो 4th ऑप्शन रहेगा। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें वही है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खेलने की उम्र चलती है, और लड़के कार के साथ खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और इसके अनुसार व्यवहार करते हैं। दोनों बिल्कुल सही है, और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये था आप लोगों का CDP का पार्ट था, ठीक है। पेपर 1 में CDP 30 मार्क्स की जो CDP थी ये उसका CDP था। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, मैथ्स पे चलेंगे अब लोग, पार्ट 2 मैथ्स, ठीक है। पार्ट 2 मैथ्स पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन जो है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के दो एक के सिक्के हैं और 5 50 के सिक्के हैं। तो साबुन खरीदने में उसको कितनी और राशि चाहिए, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हो, कोई भी बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। 5 रुपये का एक सिक्का मतलब 5 रुपये, एक के 2 सिक्के मतलब 5 और 2 7 रुपये हो गए, 5 50 पैसे सिक्के मतलब 2.5 रुपये हो गए, 7 और 2.5 कितने हो गए, 9.5 रुपये हो गए। 10 रुपये में कितना चाहिए, तो 0.50 और चाहिए। तो 31वें का जो आंसर रहेगा वो 4th ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा, 4th ऑप्शन। रुबीना ने कार में 16:50 मतलब 4:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की, और उसी दिन वो 21:15 बजे पहुंच गई। तो यात्रा पूरे करने के लिए लिया गया समय कितना होगा, तो आप लोग इसको 21:15 में से 16:50 को हटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 घंटे 25 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं 33 पे। 33 में एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना होगा। मुझे बताओ, 5 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मैं इसकी वर्ग की भुजा डबल कर रहा हूँ तो 10 हो गया, ठीक है। अब 10 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100। पहले क्षेत्रफल कितना था, 25, अब क्षेत्रफल कितना है, 100, कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा 4 गुना।
बढ़ते हुए क्रम में बनाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में चलना है, छोटे से बड़ा चलना है। तो इसका जो भिन्न सही होगा वो हो जाएगा 1/4, 1/3 और 1/2। सबसे बड़ा 1/2 है, फिर 1/3। इसका मतलब ये होता है 4 टुकड़े हैं उसमें से 1 टुकड़ा, 3 टुकड़े उसमें से 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े उसमें से 1 टुकड़ा, ऐसा होता है इसका भिन्न का मतलब। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, प्रियदर्शनी के पास 4.5 किलो 800 ग्राम जो है या 4.8 kg बादाम है, 2500 ग्राम किशमिश है और 3.5 किलो काजू को मिला दिया जाता है। तो इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना देती है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को इन तीनों को जोड़ना है। 4800, 2500 और 3500 को आप लोग जोड़ेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 10,800। ठीक है, 10,800 टोटल मिश्रण आ गया। मुझे 3 दर्जन पैकेट बनाने हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 10,800 को आप लोग अगर 36 से भाग दोगे तो आएगा 300 ग्राम। तो 3500 का जो आंसर है वो 2 नंबर हो जाएगा, 300 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या के पदों को जोड़ना है। विषम संख्या मतलब ये होता है कि 5 - 5 ये एक पद हो गया, 5 - 5 एक पद हो गया, 5 - 5 ये एक पद हो गया, विषम विषम हो गए, मतलब 3 पोस्ट आ गए। अब आगे वाला आंसर क्या आएगा, तो 5 ही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि ये 3 जीरो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो नेक्स्ट पद जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखती है? अवरोही क्रम मतलब वो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे में लिखना है। सबसे बड़ा क्या है 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, 1.005 और 0.115। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 3 नंबर रहेगा। 100 लाख को क्या कहते हैं, तो 100 लाख को आप लोग क्या कहते हैं, 1 करोड़ कहते हैं। तो 38वें का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। ठीक है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या क्या होगी, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला 100 में कुछ भी जोड़ा, 100 में मैंने 10 जोड़ा, ठीक है, 100 में मैंने 10 घटा दिया, ठीक है, तो 110 आ गया और उधर घटाया 110 में, और उधर क्या घटाया मैंने 10 घटाया तो 90 हो गया। 110 और 90 क्या हो गया, 200 हो गया। हुआ नहीं हुआ, मतलब आप कोई भी संख्या जोड़ो और वही संख्या घटाते हो तो दोनों संख्याओं का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, 200 आएगा। 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। अब कौन सा गुणनखंड नहीं है 3630 का, तो आप देखो 5 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 11 का भाग भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 9 के भाग के लिए हम लोगों को जो सम होता है वो 9, 9, 18, 27 ऐसे चाहिए होता है। तो 6 3 9 3 12 नहीं जाएगा, तो 9 इसका जो गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो पहला उसमें जो है, इसमें एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, सभी कोण बराबर कर देंगे तो आयत बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री बन जाए, बिल्कुल बन जाएगा। सम चतुर्भुज है, रोम्बस है, तो उसके सभी कोण बराबर हो जाएंगे तो वर्ग बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वर्ग बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सम्मुख कोण बराबर हो तो वो आयत बन सकता है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग आगे, मिसिंग सीरीज़ का क्वेश्चन है 1, 6, 15। ठीक है, तो फर्स्ट में जो गेप आ रहा है वो 5 का आ रहा है, उसके बाद 9 का आ रहा है। ठीक है, मतलब 4 जोड़ रहा है, 9 के बाद फिर 13 का गेप आएगा। ठीक है, तो 15 और 13 कितना होता है, 28। तो 4th नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। 43 जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक तालिका दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको पूछा सबसे अधिक कौन है, तो आप लोग कहेंगे सर O। ठीक है, और सबसे कम कौन है, सबसे कम है AB। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, 12 और 3 का रेशियो 4:1, 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। किसमें सभी 3D प्रोडक्ट जो 3D जो है ना, मतलब शेप्स होते हैं उसके लिए पूछा गया है, घन, घनाभ, गोला, बेलन। ठीक है, जो वृत्त और त्रिभुज ये दोनों जो होते हैं 3D नहीं होते हैं। इसमें अर्धवृत्त आ गया, ये 3D नहीं है, इसमें वृत्त आ गया, 3D नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा उसमें सही रहेगा। ठीक है, अब इन्होंने 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित किया। अब इन वर्गों को अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग करते हैं। तो 36 के हम लोग टुकड़े मतलब वो गुणन कर तोड़ लेते हैं, जैसे 1 × 36, 18 × 36, 18 × 2 36 हो गया, ऐसे हम लोग तोड़ते हैं। टोटल 5 इसके बनेंगे, इसका आंसर जो रहेगा 5 रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रही है जो जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो दोनों ऑप्शन सेम है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में दोनों में से जो भी आंसर रहेगा वो दोनों ही रहेंगे, दोनों में से। ठीक है, तो 46 वाला में क्या होता है देखते हैं। ठीक है, अधिक, अब 47 जो क्वेश्चन है, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप बड़ा छोटा, ये अवधारणाएं जो होती है ये प्री नंबर की अवधारणाएं होती है। प्री नंबर की ये कॉन्सेप्ट कौन से होते हैं, प्री नंबर कॉन्सेप्ट होते हैं, जो घर से बच्चा सीख के जाता है, घर से। ठीक है, ये चीज़ होती है। गणितीय अधिगम सामग्री, मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद मिलती है। बिल्कुल भी गलत जवाब है, कोई भी सेंस नहीं बनता है इसका। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों को मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर मेरे पास मटेरियल होगा तो मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ। निर्देश देने में इंस्ट्रक्शन कभी भी बच्चों को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, और कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि हम लोग डेवलप करेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास के अंदर। तो B और D ऑप्शन जो रहेगा, मतलब
सेकंड नंबर का जो है बी और डी वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, किसके बारे में, एरर के बारे में। तो देखो, विद्यार्थियों की त्रुटि को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, बिल्कुल भी गलत बात है, त्रुटियों को अनदेखा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। गणित में त्रुटियाँ शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने बिल्कुल मदद करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों? क्योंकि आप अगर वो त्रुटियों पता पड़ेगा तो हम लोग अपनी जो पाठ योजना है उसमें हम लोग कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में बताती है, बिल्कुल कहाँ गलती कर रहा है, वो क्या चीज़ कर रहा है अपन को पता पड़ता है। और गणित में त्रुटियां जो होती है वो अधिगम का हिस्सा होती है, तो पहला ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 50वां क्वेश्चन एनसीएफ के बारे में है कि एनसीएफ के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हुए लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन किया जाता है, जबकि वह गणित में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो कौन सा उपयुक्त कारण है, ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा इसका क्या रहेगा, जेंडर स्टीरियोटाइप वाला जो क्वेश्चन है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप वाला जो है वही क्वेश्चन है जेंडर के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि लड़कों में गणितीय क्षमताएं नहीं होती, जन्मजात होती है, बिल्कुल नहीं, ठप्पा लगा के पैदा नहीं हुआ वो, ठीक है, वो भी सीख सकता है तो लड़की भी सीख सकती है। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है, लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणा है। बिल्कुल समाज में जो हो रहा है वो उसी लिंग मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप की वजह से ही आप लोग उसको जो चली आ रही है प्रक्रिया उससे आप लोग ले आते हैं, ठीक है। लड़कियां खराब प्रदर्शन करती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है, और गणित अपनी प्रकृति द्वारा पुरुष प्रधान विषय है, ऐसा बिल्कुल भी कतई संबंध नहीं है। तो सही ऑप्शन जो रहेगा वो 2 नंबर रहेगा। एक शिक्षिका गणित शिक्षा कक्षा में रोल प्ले करती है, ठीक है। अब रोल प्ले का मतलब क्या होता है, ये विचारों को आदान प्रदान करना, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो आइडियाज़ होते हैं उनको ट्रांसफर। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो विचारों का बहिर्वेशन रहेगा, प्रोजेक्टिंग आइडियाज़ जो रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा 51 का 4th नंबर। कक्षाई शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में वे पढ़ते हैं ना उससे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बताता है, मतलब गणित क्यों टफ लगता है, गणित का डर क्यों बैठा हुआ है, उसके बारे में पूछा है, क्यों उसका मेन। तो गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार बिल्कुल ऐसा नहीं है, गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रश्न का उत्तर एक ही होता है, ठीक है। समस्या समाधान करने के लिए अलग अलग प्रणालियाँ अलग अलग हो सकती है, उसकी व्यापकता रहती है, पर वो सरल चीज़ है, वो कोई डर का कारण नहीं है। और गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति होती है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो 52 का फर्स्ट आंसर रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किसने किया है, तो आर्यभट्ट ने काम किया है, बिल्कुल सही बात है। 54th क्वेश्चन, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, सोनू ने 350 ग्राम लिया, उसने 21 रुपये दिए, ठीक है। 6 + 6 + 6 + 3 तोड़ के दिया। सब्जी बेचने वाले का प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में आप कौन सा कथन सच्ची है। गणितीय कौशल अस्पष्ट है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, बिल्कुल लाभदायक है। ये कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों से विकसित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। केवल सी ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा इसमें। 55th क्वेश्चन जो है, परिस्थिति ये दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। शिक्षिका ने मतलब कौन सी परिस्थिति दिखाती, बच्चे जो ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद कर रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से स्वयं कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे शाम पट अगर अधूरे पहाड़े लिख दूंगा तो आधे मैंने लिख दिए, तो वो इसका परिस्थिति नहीं दिशा रही है। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिट्टियाँ, इनका प्रयोग कर वो गुणन के पैटर्न खुद बना रहे हैं, खोज रहे हैं, जिसमें वो खुद एक्टिव है बच्चा, या वो ऑप्शन हमेशा सही रहेगा। तो 55 का जो रहेगा वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे 56th क्वेश्चन, गणित की प्रकृति के बारे में मैंने बताया 50 बार। बच्चा सृजनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता मिलेगी, लिंगात्मक विवेचन, तर्क, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग थिंकिंग बिल्कुल सही है। अभिसारी, हमेशा अभिसारी होगा, ये गलत चीज़ है, हमेशा अभिसारी नहीं होगा, अपसारी भी होता है वो, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा ABC तीनों सही है, डी गलत है इसमें। 57th क्वेश्चन है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपने कक्षा में करवाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनमें वह चुनिए उनके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। अब देखो वो जो करा रही है, मतलब गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए जो अध्यापिका जो है वो गतिविधियाँ जो करा रही है अपनी कक्षा में, उसमें ये उद्देश्य को कौन सा जो चारों ऑप्शन में से है वो पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एक गणितीय कोना बनाया जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कक्षा में गणितीय पहेलियों और जादुई वर्क हल करने के लिए देती है, बिल्कुल इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, हमेशा उस विद्यार्थी प्रशंसा करेगी कक्षा में शतरंज परीक्षा में सबसे अधिक प्राप्त करता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। हाईएस्ट टर्म मतलब हम लोग इसमें बच्चों में बंटवारा या फिर हम लोग किसी को बढ़ावा देना, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करते, एनसीएफ के दौर भी नहीं करते, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनसीएफ के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रेंथर्ड होनी चाहिए, ठीक है, मजबूत होनी चाहिए। 59 क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया है कि कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न मतलब 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता, मतलब मुझे कंपैरिजन करना है, मतलब इसको विजुलाइज करना है, दोनों के बीच में मुझे मतलब विजुलाइज करना है, कल्पना करनी है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो हमेशा ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें आप लोग किसी भी चीज़ का यूज़ कर, जैसे कोई अबेकस हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ का यूज़ करते हैं, वो चीज़ ऑप्शन हमेशा लेना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा वो भिन्न डिस्क का उपयोग होता है, वो बिल्कुल सही रहेगा। 59 का जो ऑप्शन है वो 2 नंबर सही रहेगा। 60 क्वेश्चन जो है वो है संख्या बोध विकसित करने में उपकरण, ठीक है। सबटाइजिंग जो होता है उसमें कोई भी हम लोग मतलब पढ़ के नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली सिचुएशन को सॉल्व कर देते हैं, मतलब देखते ही अपने को पता पड़ गया ये चीज़ है, तो वो जो होता है वो सबटाइजिंग होता है। इसके लिए हम लोगों ने देखा 5 की पहचान करके, पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है विद्यार्थी, 4 की पहचान 5 में से 1 निकाल लें। मैंने बोला पढ़ने से कोई रिलेशन नहीं है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है, बिना बिंदुओं को गिने वो बता देता है कि इसमें 4 है, ठीक है। ये क्या चीज़ थी? सबटाइजिंग थी, ठीक है ना, क्या चीज़? सबटाइजिंग उपकरण थी। ये था अपना मैथ्स का पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, पार्ट 3 जो है वीवीएस का पार्ट, उसके अब चलेंगे, ठीक है। तो 61 क्वेश्चन जो है वो ये है कि 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, दोनों को इंटू करना है, 144 ग्राम, बिल्कुल राइट आंसर है 1। 62 क्वेश्चन जो है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब दाब अपन प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो वो जो गैस के जो वो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल चिपक जाते हैं, मतलब गैसीय कण जो बिल्कुल उनके बीच में गैप बहुत कम हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों सही व्याख्या भी करता है, तो 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। 63 क्वेश्चन जो है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर होते हैं। ऊंचे उठे हुए जो घर होते हैं वो कहाँ होते हैं? मनाली में नहीं होते, आसाम में होते हैं, तो ये गलत हो गया। मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, बिल्कुल गलत। बर्फ़ पड़ती है पर बारिश बहुत होती है, ये सही नहीं है, तो ए और बी दोनों गलत है इसमें, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे, देखो मैथ्स द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को अगर दो भी आते होंगे ना ऊपर के, तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो जीरा होता है, जीरा जो होता है छोटा होता है परंतु खुशबूदार होता है, ठीक है, ए का 4th हो जाएगा। बी केसर जो होता है पीले रंग का होता है। मिर्च आपको पता है दक्षिणी अमेरिका से हम लोगों ने उत्पत्ति हुई। मिर्च का क्वेश्चन पहले भी 4 बार आ चुका है, ठीक है। और लौंग जो होता है कील की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। बंगाल की खाड़ी जो है उससे तटवर्ती राज्य सीमा जो है, सबसे मतलब राज्य प्रदेश कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप लोग देंगे ओडिशा जो है वो उसके तटवर्ती सीमा पे है, ठीक है। और बाकी जो तीनों हैं उसमें से तेलंगाना तो टच ही नहीं करता, और केरल और कर्नाटक जो है वो इस तरफ है, वो अरब सागर की तरह है। नेक्स्ट चलेंगे आप लोग, जंगलों के बारे में बताया गया। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करता है किसकी परिवार, बिल्कुल गलत जवाब, बी ऑप्शन नहीं होगा। जंगल अधिकार 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष नहीं होते, 15 वर्षों से नहीं हो, 25 वर्षों से होगा, ठीक है। और डी जो है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए और डी रहेगा, ठीक है। सही कथन जो रहेगा वो ए और डी रहेगा। पौधों के बारे में दे रखा है, निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार करिए, ठीक है। ए भोजन का उत्पादन और भंडारण, पौधे को शक्ति सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि तने का कार्य क्या है, तने का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का उत्पादन नहीं करता है, वो भंडारण करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। पौधे को शक्ति और सहारा देगा, बिल्कुल सही बात है। पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज को स्थानांतरण करेगा, बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर जो होगा वो केवल बी और सी रहेगा। 68 जो होगा, 68 क्वेश्चन जो होगा, कांसा किससे बनता है? टिन और कॉपर से बनता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से रिपीट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन है। 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम नहीं होता, 200 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये गलत हो गया। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ खा सकता है, 200 ग्राम नहीं, 100 किलोग्राम से अधिक झाड़ियाँ खा सकता है। ए और बी दोनों गलत हो गए। हाथी अधिक आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, अधिक आराम नहीं करते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं क्योंकि उनको ठंडा महसूस होता है, तो सी और डी दोनों सही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन सी और डी दोनों राइट। 70 क्वेश्चन जो है, बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ चुनने कौन से है? अक्टूबर से दिसंबर के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन, फिर से रिपीट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर में, क्योंकि रानी मधुमक्खी जो होती है वो इस समय वो देती है, अंडे जो भी देती है, ठीक है, बिहार राज्य में। नेक्स्ट चलेंगे आगे,
71 क्वेश्चन जो है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? मांसपेशियों की ऊर्जा, मस्कुलर एनर्जी की वो यूज़ करता है। 71 में 2 ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है, पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं, बोरा चावल होते हैं। पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, बोरा चावल है। 72 का 3rd ऑप्शन राइट रहेगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? हम लोग कोई भी ईंधन जलाएंगे तो हम लोगों को हीट प्राप्त होगी और लाइट एनर्जी प्राप्त होगी। तो यार इसमें क्या ऑप्शन रहेगा? 4th ऑप्शन रहेगा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों होती है। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। जहरीले सांपों डसने वाले दांत होते हैं, अपना भोजन पूरा निकलते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं। ठीक है, अपना जो शिकार होता है वो कभी भी चबाकर नहीं खाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फर्स्ट रहेगा, शिकार को चबाकर खाते हैं, बिल्कुल नहीं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या है? तो स्थितियाँ जो रहेगी वो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व रहेगी। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में है और आंध्र प्रदेश जो है वो दक्षिण पूर्व में है। नेक्स्ट चलते हैं, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए इकाई योजना तैयार करती है। कौन सा एक उसकी इकाई योजना का शीर्षक रहेगा? इकाई योजना का मतलब रहता है यूनिट पढ़ा रही है। ठीक है, पूरा यूनिट प्लान बना रही है, यूनिट प्लान में उसका पूरा डेटा आ जाता है। इसलिए जो इसका सही ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 77वें क्वेश्चन पे। शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियाँ और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं में का प्रयोग में सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है? ठीक है, अब देखना उपयुक्त अर्थ कौन सा है। तो आप लोग देखेंगे ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। मतलब मैं अगर पहले से मतलब मदर टंग के बारे में भी अगर कोई बात करूँगा तो घर से उसको पढ़ा है तो उसको इंटरेस्ट भी आएगा और मेरा पाठ्यक्रम भी सही हो जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग करेंगे, विद्यार्थियों अपनी कविताओं कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित। बिल्कुल नहीं, लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे हम लोग उनको। विद्यार्थियों को भाषा संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाएंगे, ये भी सही है। और पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ACD हो जाएगा। A, C और D, B इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 78 क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्प कौन सा है जिसमें 1 से 5 तक EVS पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? EVS पढ़ाना, मैं NCERT के बारे में बताया था, उसमें भी यही बोला गया था कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। क्लासरूम लर्निंग जो है वो आउटसाइड स्कूल को हम लोग को उसको लिंक करना है। ठीक है, जो लर्नर्स को हेल्प करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, 79 क्वेश्चन जो है वो अभिकथन वाला क्वेश्चन वापस आ गए। अभिकथन और रीज़न, अब की बार काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ये है ना, स्टेटमेंट और ये वाले असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी आए हैं। EVS के सीखने का अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। और विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से EVS के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या भी करते हैं। 79 का 4th ऑप्शन राइट रहेगा। एक EVS शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? तो हमेशा याद रखना, टोटल कवरेज, एक तो पूरा कंटेंट जो है वो कवरेज होना चाहिए, मतलब पूरा प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज। और हम लोग उसका उद्देश्य क्या है, प्रश्न पत्र लेने का उद्देश्य क्या है, वो इसमें रहेगा। तो 80 का जो आंसर रहेगा वो 4th ऑप्शन रहेगा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। एक EVS शिक्षक कक्षा में प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए निम्नलिखित में कौन सी उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? ठीक है, अब अंडा पानी में डूब गया, नमक मिलाने पर तैर जाता, क्यों? क्योंकि पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। ये इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि उसका जो डेंसिटी होती है वाटर की वो उससे ज़्यादा होती है, इसके लिए वो तैरता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कक्षा 3rd के विद्यार्थियों के लिए EVS में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। इन पर ध्यान देने का होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये ऑप्शंस गलत करवा देते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। सही बात है, दिशा तो डायरेक्शन तो हम लोग को पता करनी चाहिए। आइडेंटिफाई ऑब्जर्व्स रूल, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर गेम नियमों का अवलोकन करेंगे, बिल्कुल खेलने के अनुसार होंगे। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। इस पर ये चीज़ गलत लग रही है, 3rd ऑप्शन जो है वो इसका नाम नहीं है। 83 जो क्वेश्चन है वो है, आपको कक्षा 3rd से 5th तक के अपने विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तक क्या होनी चाहिए? ठीक है, चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बाल उन्मुख होनी चाहिए। पहला ही ऑप्शन डायरेक्ट सही हो रहा है, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए। लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता, अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जिसमें इस वाले ऑप्शन के अंदर ये 4था ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा। मानसिक स्तर की होनी चाहिए, तो बालमुख होगी तो मानसिक स्तर की बिल्कुल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है, 83 का फर्स्ट ऑप्शन। 84 का क्या है?
84 का है अभिकथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ज़्यादा थीम दी हुई है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, इसमें क्या बोला, रीज़न क्या है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए आसान, शिक्षकों के लिए आसान नहीं है सर, बिल्कुल गलत बात है। तो ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, तो कैसे चुनेगी? ठीक है, अब सिंक्रोनस के लिए मतलब ये है कि मुझे फटाफट मतलब रिप्लाई मिल जाए, मतलब मैं इंस्टेंट मैसेजिंग कर लूँ या फिर तुरंत मिल जाए, वो हम लोग को करना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट्स एंड फ़ोन कॉल, बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि इसमें ब्लॉग्स आ जाएंगे, इसमें फ़ोन कॉल प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होता, ईमेल सोशल मीडिया पे ईमेल हम लोग नहीं कर सकते और सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक है, थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो कौन पूरा करेगा? थीम यात्रा जो है वो रेलवे स्टेशन को दर्शाता है, तो भोजन जो है वो किसान को दर्शाएगा। 86 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रिया से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए जो आंसर रहेगा वो थर्ड रहेगा, खोजपूर्ण प्रश्न रहेगा, क्योंकि वो अपने साथियों से पूछ रहा है, रेस्पॉन्स टू जो है वो पीयर से रेस्पॉन्स ले रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? थर्ड, खोजपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो मैंने अभी बताया था किट जिसमें यूज़ आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो उपलब्ध सामग्री में कि ईवीएस किट जो होता है वो विकसित करना वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो 88 का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। हम लोग क्यों करते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे इसमें? सीखने के लिए आकलन, बिल्कुल सही है। सीखने का आकलन नहीं होना चाहिए, अधिगम के रूप में आकलन हो सकता है, बारे में आकलन नहीं, बिल्कुल गलत। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और सी होगा। ठीक है, के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। तो 89 का जो सही ऑप्शन है वो सेकंड नंबर है, ए और सी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो ये है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प वही अभिकथन और कारण मतलब एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है। क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल सही बात है। आप बच्चों को अगर घुमा के लाएंगे कहीं, ठीक है, सपोज आपको कोई किला ले जाना है तो आपको उसके फोर्ट में लेके चले गए, वो उसको मतलब अच्छी रणनीति है। और भ्रमण, और इसका रीज़न क्या है? वस्तुओं, घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। आप लोग अगर मतलब क्लासरूम में पढ़ाएंगे और कहीं घुमा के लाएंगे तो उसकी याददाश्त को वो ज़्यादा मजबूत करेगा। ठीक है, वो अच्छी तरह उसको याद रहेगा। तो ये था इसका आंसर जो रहेगा वो फोर्थ रहेगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये जो थे पेपर 1 में हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस किया है, सीडीपी, मैथ्स एंड ईवीएस। ठीक है, अब इसके आगे जो लैंग्वेज का पार्ट है वो हिंदी इंग्लिश के है, वो अलग से लेके आऊँगा, क्योंकि उसमें 2 लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश किसने क्या लिया हुआ है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये 3 पार्ट के आप लोग एक बार देखिए और अपना स्कोर आप लोग कमेंट करिए। इस वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों का कितना स्कोर 90 आउट ऑफ रहा है। ठीक है, लमसम जो आंसर की है वो ये वाली रहने वाली है, कुछ भी चेंजेस थोड़ा बहुत हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन अगर हो तो ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मुश्किल है। ये आंसर जो मतलब काफ़ी ऑथेंटिक आंसर्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो पेपर 1 सीटेट के बारे में। सीटेट की आंसर की है ये पूरी। ठीक है, पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 जो है वो लैंग्वेज के ऊपर आएगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।